हेलो दोस्तों, नमस्कार। आपका हमारे यूट्यूब परिवार में हार्दिक अभिनंदन, स्वागत, वेलकम। दोस्तों, इस वीडियो में हम एनसीएफ 2005 नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क के महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तर पर चर्चा करते हैं। दोस्तों, पिछली वीडियो में हमने एनसीएफ 2005 के बारे में विस्तृत रूप से जाना। इसमें हम इसके महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तर पर चर्चा कर लेते हैं, जो बार बार हमारे टेट से संबंधित एग्जाम हो, शिक्षक भर्ती परीक्षाओं से संबंधित एग्जाम हो, उनमें बार बार इन प्रश्नों को इंक्लूड किया जा रहा है। पहला प्रश्न है, एनसीएफ 2005 का पूरा नाम क्या है? नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क एनसीएफ 2005 का पूरा नाम है, यानी राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005। इसका क्या उद्देश्य था? बालकों को क्या और कैसे पढ़ाया जाए, इन्हीं विषयों पर ध्यान केंद्रित करने के लिए यह दस्तावेज लाया गया, एनसीएफ 2005। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्न में से एनसीएफ की संचालन समिति का गठन किसकी अध्यक्षता में किया गया था? तो प्रोफेसर यशपाल थे, उनकी अध्यक्षता में एनसीएफ 2005 की संचालन समिति का गठन किया गया था। ये राष्ट्रीय सलाहकार समिति के अध्यक्ष थे। यशपाल जो समिति है, यह ज्ञान विस्फोट की धारणा से जुड़ी हुई है। किससे जुड़ी हुई है? ज्ञान विस्फोट की धारणा से। इस समिति का जो गठन है 1992 ईस्वी में किया गया था। एनसीएफ संचालन समिति में कुल कितने सदस्य थे? इसमें कुल सदस्यों की जो संख्या थी वो 35 थी। एनसीएफ 2005 के अनुसार बालक की प्राथमिक शिक्षा की भाषा क्या होनी चाहिए, यानी बच्चे को प्राथमिक जो शिक्षा देनी है वो किस भाषा में देनी है? तो इसका सही आंसर होगा स्थानीय भाषा में। एनसीएफ है वह त्रिभाषाई फॉर्मूले पर कार्य करता है। पहले इसमें स्थानीय भाषा यानी मातृभाषा, जहाँ पर हम शिक्षा दे रहे हैं बच्चों को, वहाँ की मदर टंग है, मदर लैंग्वेज है, वो क्या है, यानी वहाँ की स्थानीय भाषा क्या है, बच्चा कौन सी भाषा में ज्ञान प्राप्त करना चाहते हैं, उनकी आवश्यकता क्या है, उस भाषा में हमें ज्ञान प्रदान करना है। दूसरा वहाँ पर है स्थानीय भाषा के साथ साथ में हिंदी भाषा, यानी स्थानीय भाषा के साथ में जो हमें पढ़ाना है, बच्चे को ज्ञान देना है, वो स्थानीय भाषा में। तीसरी है विदेशी भाषा। विदेशी भाषा में इन्हें अंग्रेजी को इसमें इंक्लूड किया गया है। ये त्रिभाषाई फॉर्मूला एनसीएफ 2005 में लागू किया गया है, जिसमें स्थानीय भाषा, हिंदी भाषा और विदेशी भाषा में हम बात करें तो अंग्रेजी भाषा को इसमें शामिल किया गया है। बालकों की शिक्षण प्रक्रिया एनसीएफ के अनुसार कैसी होनी चाहिए? रटन पद्धति से युक्त, रटन पद्धति से मुक्त, तनाव व बोझ से युक्त, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर होगा बी, रटंत पद्धति से मुक्त बालकों की जो शिक्षा पद्धति है, शिक्षा प्रक्रिया है, वो एनसीएफ के अनुसार होनी चाहिए। एनसीएफ 2005 के अनुसार विद्यालय ज्ञान को जोड़ना चाहिए, यानी बच्चे को साथ में विद्यालय में ज्ञान भी देना है, और उस ज्ञान को किससे जोड़ना है? बाहरी स्कूली जीवन से जोड़ना है, यानी बच्चा बाहर जाकर के अपने समाज में जाकर के कौन से क्रियाकलाप कर रहा है, किस प्रकार का ज्ञान प्राप्त कर रहा है, उसे हमें विद्यालय ज्ञान से जोड़ना है, और जोड़ करके हमें ऐसा सामंजस्य स्थापित करना है कि बच्चा उसे भविष्य में कभी भूल नहीं पाए, और हम ऐसा करने में पूर्ण हो जाते हैं तो वह ज्ञान है बच्चे के लिए स्थायी बन जाता है। राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा में विज्ञान शिक्षण का क्या उद्देश्य होना चाहिए? तो यहाँ पर विज्ञान शिक्षण का उद्देश्य बालकों में जिज्ञासु प्रवृत्ति का विकास करना विज्ञान शिक्षण का उद्देश्य एनसीएफ 2005 के अनुसार है। राष्ट्रीय पाठ्यचर्या फ्रेमवर्क 2005 ने अपनी समझ खालिस्तान से प्राप्त की है। रचनावाद से एनसीएफ 2005 ने अपनी समझ है वो प्राप्त की है। एनसीएफ 2005 बल देता है, किस पे बल देता है? शिक्षक केंद्रित शिक्षा पर, स्वयं करके सीखने पर, रटने की प्रक्रिया पर, समस्या हल करने पर। तो एनसीएफ 2005 है वो स्वयं करके सीखने पर बल देता है, यानी लर्निंग बाइंग डूइंग। बच्चों को जो भी हम सिखा रहे हैं वो हमें करके सिखाना है, गतिविधि के माध्यम से सिखाना है, ये एनसीएफ 2005 कहता है। एनसीएफ 2005 में कुल अध्यायों की संख्या कितनी थी? तो एनसीएफ 2005 में कुल अध्यायों की संख्या 5 थी। तो पहला इसमें था परिप्रेक्ष्य, दूसरा था इसमें सीखना का ज्ञान, तीसरा इसमें व्यवस्थागत सुधार, चौथा इसमें विद्यालय व कक्षा का वातावरण, पाठ्यचर्या का क्षेत्र, स्कूल की अवस्थाएं एवं आकलन, यह है 5वां अध्याय इसमें था। दोस्तों, हम डिटेल से अगर जानना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल पर जाकर एनसीएफ 2005 की वीडियो को आप देख सकते हैं, जिसमें विस्तार पूर्वक इन अध्यायों के बारे में हमने चर्चा की है कि किस अध्याय में क्या जोड़ा गया है।
ये 5 अध्याय एनसीएफ 2005 में थे। एनसीएफ 2005 का मुख्य सूत्र या शीर्षक क्या है? शिक्षा बिना प्रयास के, शिक्षा बिना शिक्षक के, शिक्षा रटने के साथ, शिक्षा बिना बोझ के। तो एनसीएफ 2005 का जो मुख्य सूत्र है वह है शिक्षा बिना बोझ के। इसका सही आंसर है डी। एनसीएफ 2005 की शुरुआत रविंद्रनाथ टैगोर के किस निबंध से होती है? यहाँ पर दोस्तों हमें पहली बात तो ये ध्यान रखनी है कि एनसीएफ 2005 की जो शुरुआत है वो किस महापुरुष के निबंध से शुरू होती है? तो गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर का नाम लिया जाएगा। उनकी रचना क्या थी? निबंध थी। और उनका निबंध कौन सा था? सभ्यता और प्रगति। यह सभ्यता और प्रगति का जो निबंध था इसमें उन्होंने बताया कि सृजनात्मक उदार आनंद बचपन की कुंजी है। और इसी विचारधारा के आधार पर एनसीएफ 2005 की उत्पत्ति होती है। जो रविंद्रनाथ टैगोर का निबंध है सभ्यता और प्रगति, यह रचना कौन सी है? निबंध है। किस महापुरुष का है? रविंद्रनाथ टैगोर का है, जिसके कारण एनसीएफ 2005 की उत्पत्ति होती है। गणित का उद्देश्य एनसीएफ 2005 में क्या बताया गया है? गणना करने की क्षमता का विकास एनसीएफ 2005 में गणित शिक्षण का उद्देश्य बताया गया है। राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा एनसीएफ 2005 के अनुसार शिक्षक की भूमिका बच्चों के सामने क्या होनी चाहिए? एक नेता के रूप में, एक शासक के रूप में, एक भाई के रूप में, सुविधादाता के रूप में। तो एक शिक्षक की जो भूमिका है वो एनसीएफ के अनुसार सुविधादाता के रूप में होनी चाहिए या एक सुगमकर्ता के रूप में होनी चाहिए। यानी बच्चे को हमें सिर्फ रास्ता दिखाना है, बच्चे को स्वयं हमें करना है, करवाना है। बच्चा स्वयं कार्य करेगा तो नई नई गलतियां करेगा और उन गलतियों से बच्चा सीखेगा। जब बच्चा गलती नहीं करेगा तो बच्चा नहीं सीख पाएगा। गलतियां करेगा, उनमें सुधार करेगा, उनसे बच्चा जानेगा कि मैंने ये गलतियां की हैं और इनसे मैं ये सीख रहा हूं। तो एनसीएफ ये विचारधारा प्रस्तुत करता है कि बच्चे को हमें करने देना है, बच्चे के सामने हमें समस्याएं रखनी है, हमें तो सिर्फ एक सुगमकर्ता का कार्य करना है और उसी के आधार पर बच्चा सीखेगा, ज्ञान प्राप्त करेगा, गलतियां करेगा, उन गलतियों से वह सीखता चला जाएगा। यदि प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा अथवा स्थानीय भाषा के शिक्षक उपलब्ध ना हो तो संविधान के कौन से अनुच्छेद के तहत स्थानीय शिक्षा अधिकारियों को भाषा विकास के लिए सुविधा उपलब्ध कराने का अधिकार है? आर्टिकल 350 में यह प्रावधान किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है एनसीएफ 2005 का मुख्य सूत्र है शिक्षा बिना बोझ के। यह एनसीएफ 2005 का मुख्य सूत्र है। दोस्तों हमें यह ध्यान रखना है, यह विचार कब आया था? यह विचार 1993 ईस्वी में आया था। बिना भार के अधिगम यानी लर्निंग विदाउट बर्डन, यह एनसीएफ 2005 का मुख्य सूत्र है। शिक्षा बिना बोझ के। एनसीएफ 2005 के अनुसार परीक्षा सुधारों में किस सुधार को सुझाया गया है? तो इसका सही आंसर है डी, यानी सामूहिक कार्य मूल्यांकन, सतत मूल्यांकन, खुली पुस्तक की परीक्षा मूल्यांकन। इन सब मूल्यांकनों को, परीक्षा सुधारों को एनसीएफ 2005 में सुझाया गया है। यानी हमें बच्चे का सामूहिक कार्य मूल्यांकन करना है। बच्चों को जो समूह में हम जो गतिविधियां करा रहे हैं, जो रचनात्मक आकलन बच्चे के साथ में प्रस्तुत कर रहे हैं, उनका हमें सामूहिक रूप से मूल्यांकन करना है। सतत मूल्यांकन करना है, लगातार मूल्यांकन की प्रक्रिया को अपनाना है। जो भी बच्चा क्लासरूम में अपने दैनिक जीवन में क्रियाकलाप कर रहा है उसका मूल्यांकन करना है। खुली पुस्तक की परीक्षा का मूल्यांकन, ये सभी जो परीक्षा जो सुधार हैं वो एनसीएफ में सुझाए गए हैं। किस मंत्रालय की पहल पर एनसीएफ 2005 तैयार किया गया था? तो मानव संसाधन विकास मंत्रालय MHRD की पहल पर यह एनसीएफ 2005 तैयार किया गया था। हम NEP 2020 हम पढ़ चुके हैं और NEP 2020 वर्तमान समय में भारत देश में लागू हो चुकी है। इसमें MHRD का नाम बदलकर शिक्षा मंत्रालय कर दिया गया है। क्या कर दिया गया है? शिक्षा मंत्रालय। और ये शिक्षा मंत्रालय करने का इनके पीछे NEP का क्या उद्देश्य है? शिक्षा और सीखने पुनः अधिक ध्यान। यह है MHRD का नाम बदलकर शिक्षा मंत्रालय करने का उद्देश्य है। जो NEP 2020 में यानी नेशनल एजुकेशन जो पॉलिसी है, नई एजुकेशन जो पॉलिसी भारत देश में लागू हुई है, उसके आधार पर इसका नाम शिक्षा मंत्रालय कर दिया गया है। एनसीएफ 2005 में किन शिक्षण सूत्रों के अधिकतम प्रयोग का सुझाव दिया गया है? तो इसमें अज्ञात से ज्ञात की ओर,
मूर्त से अमूर्त की ओर, ज्ञात से अज्ञात की ओर एवं मूर्त से अमूर्त की ओर या उपयुक्त सभी। तो इसमें जो सुझाव दिए गए हैं शिक्षण सूत्रों को अधिकतम जो हमें प्रयोग करना है वो ज्ञात से अज्ञात की ओर, मूर्त से अमूर्त की ओर, यानी बच्चे को हमें जो कुछ सिखाना है वह उससे सिखाना है, उससे ज्ञान प्रदान करना जो बच्चा जानता है, उससे जाने हुए ज्ञान यानी प्राप्त ज्ञान के आधार पर ही हमें इस प्रकार का ज्ञान प्रदान करना है जो बच्चा जानता नहीं है। और ये जो शिक्षण सूत्र वो एनसीएफ 2005 में सुझाए गए हैं। करिकुलम शब्द किस भाषा का शब्द है? लैटिन भाषा का यह शब्द है। इसका आंसर सही है ए। यह लैटिन भाषा के कुरर जो शब्द है उससे बना हुआ है। इस शब्द का अर्थ होता है दौड़ का मैदान। एनसीएफ 2005 की कार्यशाला कहाँ पर आयोजित की गई थी? एनसीएफ 2005 की जो कार्यशाला है एनसीईआरटी नई दिल्ली में आयोजित की गई थी। इसका सही आंसर होगा सी। निम्न में से एनसीएफ 2005 में किस बात पर बल दिया गया है? विज्ञान के लिए शिक्षा, विकास के लिए शिक्षा, शांति के लिए शिक्षा या उपयुक्त सभी। तो इसका सही आंसर है शांति के लिए शिक्षा। इस बात पर एनसीएफ 2005 में बल दिया गया है। राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा एनसीएफ 2005 का उतरण निम्न में से किससे हुआ? सभ्यता और प्रगति। यह गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर का निबंध है जिसके आधार पर एनसीएफ 2005 का निर्माण होता है। एनसीएफ 2005 में किस परीक्षा के संबंध में सुधार के लिए सुझाव दिए गए हैं? कक्षा 10वीं की परीक्षा ऐच्छिक हो इसके लिए एनसीएफ 2005 में सुझाव दिए गए हैं कि बच्चों को हम अनिवार्य रूप से 10वीं की जो एग्ज़ाम हो वो थोप नहीं सकते हैं। बच्चे के सामने हमें ये ऑप्शन प्रस्तुत करना है, यानी वह परीक्षा बच्चे के लिए ऐच्छिक हो। पाठ्यक्रम निर्माण की आवश्यकता क्यों है? शिक्षक की सुविधा के लिए, शिक्षा के उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए, बालक को पाठ्य पुस्तक उपलब्ध कराने के लिए, इनमें से कोई नहीं। तो पाठ्यक्रम निर्माण की आवश्यकता है शिक्षा के उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए। आंसर बी। एनसीएफ 2005 में सुझाव दिया गया है कि सूचना को क्या मानने से बचा जाए? तो सूचना को ज्ञान मानने से बचा जाए, ये एनसीएफ 2005 में सुझाव दिया गया है। किस प्रकार से दोस्तों कि हम विद्यालय में कोई भी कार्यक्रम प्रस्तुत कर रहे हैं, कोई भी कार्यक्रम मना रहे हैं, उत्सव त्यौहार जयंतियाँ मना रहे हैं, तो हमें बच्चे के सामने ऐसा ही नहीं कह देना कि आज इस महापुरुष की जयंती है। हमें उसके बारे में डिटेल से बच्चों को बताना है। तो हम जब उसके बारे में बच्चों को थोड़ा बहुत ही बता देते हैं कि आज इस महापुरुष की जयंती है, तो वह एक सूचना मात्र बनकर रह जाती है। हमें उसके बारे में चर्चा परिचर्चा बच्चों से करनी है, उसके बारे में बच्चों को बताना है, डिटेल से बताना है, वह उसके लिए बच्चे के लिए स्थायी ज्ञान बन जाता है। तो एनसीएफ 2005 में यह सुझाव दिया गया है कि हमें बच्चे को सिर्फ सूचना ही नहीं देनी है, उसके बारे में हमें ज्ञान भी देना है। एनसीएफ 2005 में कला शिक्षा को विद्यालय से जोड़ने का क्या उद्देश्य है? सांस्कृतिक विरासत की प्रशंसा करना एवं छात्रों के व्यक्तित्व और मानसिक स्वास्थ्य को विकसित करना एनसीएफ 2005 में कला शिक्षा जो विषय है उसको विद्यालय से जोड़ने का उद्देश्य है। एनसीएफ 2005 में गुणवत्ता आयाम शीर्षक के अंतर्गत महत्व दिया गया है। किसका महत्व दिया गया? बालकों के लिए संरचित अनुभव एवं पाठ्यक्रम सुधार को एनसीएफ 2005 में गुणवत्ता आयाम शिक्षक के अंतर्गत महत्व दिया गया है। यदि बच्चे फेल होते हैं तो वे क्या दर्शा रहे हैं? अपनी असफलता को दर्शा रहे हैं क्या? नहीं। स्कूल की असफलता को दर्शा रहे हैं, समाज की असफलता को दर्शा रहे हैं या परिवार की असफलता को दर्शा रहे हैं? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, सभी ऑप्शन हमें एक जैसे लग रहे हैं, तो आप जरूर कमेंट्स करें कि इसका सही आंसर क्या होगा। कि बच्चे फेल हो रहे हैं तो वे क्या दर्शा रहे हैं? अगर बच्चे फेल होते हैं तो वे क्या दर्शा रहे हैं? इसका सही आंसर होगा बी, यानी स्कूल की असफलता को बच्चे दर्शा रहे हैं कि स्कूल में सही तरीके से पाठ्यक्रम और पाठ्यचर्या पूर्ण नहीं कराई गई है, इसलिए बच्चे क्या हो रहे हैं? फेल हो रहे हैं और वो स्कूल की विफलता को प्रदर्शित कर रहे हैं। वह अपनी असफलता को प्रदर्शित नहीं कर रहे हैं, स्कूल की असफलता को प्रदर्शित कर रहे हैं कि बच्चे इतने फेल क्यों हो रहे हैं। या तो इन्हें पाठ्यक्रम पूर्ण नहीं कराया गया है, पाठ्यचर्या से नहीं जोड़ा गया, समाज से नहीं जोड़ा गया है, इन्हें पूर्ण ज्ञान नहीं दिया गया, इसलिए बच्चे फेल हो रहे हैं। एनसीएफ 2005 के अनुसार सीखना क्या है? ज्ञान के निर्माण की एक प्रक्रिया है, ज्ञान अवरुद्ध करने की प्रक्रिया है, सीखना
व्यक्ति विकास को प्रभावित करती है, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो एनसीएफ 2005 के अनुसार सीखना क्या है? ज्ञान के निर्माण की एक प्रक्रिया है। भीड़ भाड़ वाली कक्षाओं में अध्यापन की बात करना निरर्थक है। किसकी बात करना निरर्थक है? सृजनशीलता की। राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005 के अनुसार सत्य कथन कौन सा नहीं है? यानी 3 कथन सत्य है और 1 कथन असत्य है। सभी बच्चों में सीखने की क्षमता होती है। क्या यह एनसीएफ मानता है? सभी बच्चे स्वभाव से सीखने हेतु प्रेरित रहते हैं। बच्चे व्यक्तिगत स्तर पर एक ही तरह से सीखते हैं या स्कूल के भीतर बाहर दोनों जगह सीखने की प्रक्रिया चलती रहती है। तो एनसीएफ 2005 के अनुसार कौन सी जो बात है वो असत्य है, यानी सत्य नहीं है। बच्चे जो होते हैं वो व्यक्तिगत स्तर पर एक ही तरह से सीखते हैं, यानी बच्चों का जो स्तर है वो एक तरीके से सीखने का नहीं होता। कोई बच्चा जल्दी सीखता है, कोई लेट सीखता है, कोई किसी बात को पूर्णता से ग्रहण कर लेता है, अपने पूर्व ज्ञान से जोड़ लेता है, लेकिन कई बच्चों की जो सीखने की गति वो मंद होती है। तो बच्चे के जो सीखने का जो स्तर है वो अलग अलग होता है। तो इसलिए यहाँ पर इसका सही आंसर होगा जो बच्चे हैं व्यक्तिगत स्तर पर एक ही तरह से सीखते नहीं है, एनसीएफ 2005 के अनुसार गलत है। और सभी बच्चे के जो सीखने की जो क्षमता है वो होती है। बच्चे में अलग अलग तरीके से मंद गति से सीख लेते हैं, लेकिन क्षमता उनमें होती है। सभी बच्चे स्वभाव से सीखने के लिए प्रेरित रहते हैं और बच्चे स्कूल में ही नहीं बाहरी जीवन में भी उनकी जो सीखने की जो प्रक्रिया है वो सतत चलती रहती है। राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा 2005 में बहुभाषा को एक संसाधन के रूप में दिया गया है। क्यों दिया गया? यह एक तरीका है जिसमें प्रत्येक बाल सुरक्षित महसूस करें, भाषागत पृष्ठभूमि के कारण कोई बालक पीछे न छूटे। यह बालक को अपने आप पर विश्वास करने के लिए प्रोत्साहित करेगा। यह सभी कथन सत्य हैं। तो इसका सही आंसर होगा ये सभी कथन सत्य हैं। शिक्षकों को शिक्षण व्यवसाय में लगातार बदलते मानकों और खालिस्तान के साथ डील करना चाहिए। किसके साथ? पाठ्य विवरण के साथ या पाठ्यचर्या के साथ, आकलन के साथ या परीक्षा के साथ? बताओ दोस्तों, कमेंट्स करो कि किसके साथ बदलते हुए जो मानक हैं उनके साथ और जो शिक्षक व्यवसाय है शिक्षकों को डील करना चाहिए। तो इसका सही आंसर होगा बी, पाठ्यचर्या के साथ में डील करना चाहिए। एनसीएफ 2005 के अनुसार मूल्यांकन का प्रधान उद्देश्य क्या है? शिक्षण अधिगम प्रक्रिया का आकलन करना, छात्र की शिक्षा संबंधी प्रगति का मापन करना, शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में अध्यापक व छात्रों की उपलब्धि का मापन करना, या विद्यालय में होने वाली सह पाठ्यक्रम गतिविधियों का अंदाजा लगाना। तो इसका सही आंसर होगा सी, शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में अध्यापक व छात्रों की उपलब्धि का मापन करना। यह है मूल्यांकन का प्रधान उद्देश्य एनसीएफ 2005 के अनुसार। राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005 के मार्गदर्शक सिद्धांतों के विषय में सत्य कथन है। पाठ्यचर्या पाठ्य पुस्तक केंद्रित होनी चाहिए। अधिगम प्रक्रिया के अंतर्गत ना समझ आने वाली अवधारणाओं को रखना चाहिए। स्कूल में प्राप्त ज्ञान को बाहरी ज्ञान यानी बाहरी जीवन से जोड़ा जाना चाहिए। ऐसी अधिभावी पहचान की अवहेलना करनी चाहिए जो राष्ट्रीय चिंताओं पर आधारित हो। तो इसका सही आंसर होगा सी, स्कूल में जो प्राप्त ज्ञान है उसे हमें बच्चे के बाहरी जीवन के साथ में जोड़ना है ताकि बच्चे में वह ज्ञान स्थायी बन सके और रटंत प्रणाली नहीं होगी जब हम ऐसा कर पाएंगे। तो ये 5 जो मार्गदर्शन सिद्धांत कौन से हैं दोस्तों, हमने इसके संबंध में वीडियो बना दी है, आप वहाँ पर जाकर भी देख सकते हैं। 5 सिद्धांतों की जब हम चर्चा करें तो पढ़ाई को हमें रटंत प्रणाली से मुक्त करना है। दूसरा इसमें है ज्ञान को बाहरी जीवन से जोड़ना है। तीसरा है पाठ्यचर्या पाठ्य पुस्तक केंद्रित न रह जाए कि हमें पाठ्य पुस्तक में ही जो कुछ लिखा गया है सिर्फ वो ही पढ़ाना है, उसी का ही ज्ञान देना नहीं, हमें उसके जो दैनिक जीवन में जो गतिविधियां हो रही हैं, समाज क्या आवश्यकता महसूस कर रहा है, वो सब हमें बच्चे को देना है। राष्ट्रीय मूल्यों के प्रति आस्थावान विद्यार्थी को बनाना है। कक्षा कक्ष को गतिविधियों से हमें जोड़ना है और इसे लचीला बनाना है। ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को हमें गतिविधियां करानी है। ये सब एनसीएफ 2005 के मार्गदर्शक सिद्धांत हैं। एनसीएफ 2005 के अनुसार
बाल केंद्रित शिक्षा शास्त्र में शिक्षा को किस प्रकार नियोजित करने की आवश्यकता है? अभिरुचि के अनुरूप करने की आवश्यकता है, आर्थिक स्तर के अनुरूप, या सामाजिक स्तर के अनुरूप, या शारीरिक स्तर के अनुरूप? तो हमें जो बाल केंद्रित शिक्षा शास्त्र है उसमें शिक्षा को हमें अभिरुचि के अनुरूप नियोजित करने की आवश्यकता है कि बच्चे किस प्रकार की रुचि रखते हैं, उसी के अनुसार हमारी जो शिक्षा है वो होनी चाहिए। और एनसीएफ 2005 भी कहता है कि जो शिक्षा है वो पाठ्य पुस्तक केंद्रित नहीं, बाल केंद्रित होनी चाहिए। किस प्रकार होनी चाहिए? बाल केंद्रित। यानी बालक की क्या आवश्यकता है, बालक क्या चाहता है, समाज क्या चाहता है, बालक के प्रति क्या अपेक्षाएं हैं, वैसी हमारी शिक्षा पद्धति होनी चाहिए। राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005 के अनुसार बच्चों के आकलन का सही तरीका क्या है? वार्षिक परीक्षाएं होनी चाहिए, या दैनिक गतिविधियां होनी चाहिए, अर्धवार्षिक परीक्षाएं होनी चाहिए, या इनमें से कोई नहीं? तो एनसीएफ 2005 ये कहता है कि बच्चे का जो आकलन है दैनिक गतिविधियों के आधार पर होना चाहिए। ऐसा नहीं हमें अर्धवार्षिक और वार्षिक परीक्षाएं ले ली और बच्चे का आकलन कर लिया, नहीं। बच्चे के दैनिक क्रियाकलापों के साथ में हमें गतिविधियां करनी है और उन गतिविधियों से जानना है कि बच्चा किस प्रकार से क्या सीखता चला जा रहा है, और उसी के अनुसार उसका आकलन होना चाहिए। राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा में विज्ञान शिक्षण का क्या उद्देश्य है? बालकों में जिज्ञासु प्रवृत्ति का विकास करना, यह विज्ञान शिक्षण का उद्देश्य है। एनसीएफ 2005 का मुख्य सूत्र शिक्षक क्या है? बिना बोझ के शिक्षा, यह एनसीएफ 2005 का मुख्य सूत्र या शीर्षक है। कि बच्चे को हमें मोटी मोटी किताबों से नहीं, हमें बच्चे को थोड़ा बहुत दिया जाए लेकिन स्थायी दिया जाए, ज्ञान प्रदान करना है। सिर्फ सूचनाएं नहीं देनी है बच्चे को मोटी मोटी किताबों से, यानी बस्ते के बोझ ही बच्चों को नहीं डालना है। हमें बच्चे को रटंत प्रणाली से मुक्त शिक्षा देनी है, उसके ज्ञान को बाहरी जीवन से जोड़ना है। उसकी जो शिक्षण प्रक्रिया है वो पाठ्य पुस्तक पर केंद्रित नहीं हो, वह उसके पाठ्यचर्या पर केंद्रित रहे। उसे हमें राष्ट्रीय मूल्यों के प्रति आस्थावान बना देना है। कक्षा में ज़्यादा से ज़्यादा गतिविधियां करानी है, उसे क्रियाकलापों से जोड़ना है, लर्निंग बाय डूइंग करना है। ज्ञान उसका मूर्त से अमूर्त की ओर हमें शिक्षण सूत्रों को ध्यान में रखते हुए पूर्ण करवाना है। एनसीएफ 2005 में गुणवत्ता आयाम शीर्षक के अंतर्गत दिया गया है, शिक्षित एवं अभिप्रेरित शिक्षकों को बालकों के लिए ज्ञान संदर्भ में संरचित अनुभवों को, बालकों के लिए संरचित अनुभव एवं पाठ्यक्रम सुधार को, या भौतिक संसाधनों को। तो इसका सही आंसर है सी, बालकों के लिए संरचित अनुभव एवं पाठ्यक्रम सुधार को। इस प्रश्न को दोस्तों हमने ऊपर भी कर लिया है। तो एनसीएफ 2005 के अनुसार मूल्यांकन का प्रधान उद्देश्य है शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में अध्यापक व छात्रों की उपलब्धि का मापन करना। एनसीएफ 2005 कब लागू हुआ था? 30 अप्रैल 2005 को, या 25 अप्रैल 2005 को, या 1 जुलाई 2005 को, या 29 मार्च 2005 को? एनसीएफ 2005 पूरे भारत देश में 1 जुलाई 2005 को लागू हुआ था। एनसीएफ 2005 के अनुसार अध्यापक व विद्यार्थी का अनुपात क्या निर्धारित किया गया है? 1:25, या 1:30, या 1:35, 1:40? यहाँ पर 1 से मतलब है शिक्षक, और यहाँ पर आगे जो अनुपात में जो संख्याएं दी गई हैं वो बच्चे, यानी एक शिक्षक के ऊपर 25 बच्चे होने चाहिए, या 30 बच्चों पर एक शिक्षक, या 35 बच्चों पर एक शिक्षक, या 40 बच्चों पर एक शिक्षक। तो एनसीएफ 2005 में अध्यापक विद्यार्थी जो अनुपात है वो 1:30 है, यानी 30 बच्चों पर एक शिक्षक होना जरूरी है। एनसीएफ 2005 में राजस्थान का प्रतिनिधित्व किसने किया था? कमेंट्स करें दोस्तों, बताएं कि इसका सही आंसर क्या होगा। श्रीमान राजेश धनखड़, या राजेश कुमार, या राजेश सिंह, या राजेंद्र कुमार? तो इसका सही आंसर है ए, राजेश धनखड़ ने राजस्थान का प्रतिनिधित्व एनसीएफ 2005 में किया था। एनसीएफ 2005 की भाषा संबंधी समस्या का समाधान किसने किया था? नामवर सिंह ने, राजेश कुमार ने, यशपाल सिंह ने, पंकज धनखड़ ने? तो भाषा संबंधी जो समस्या का समाधान है वो नामवर सिंह ने किया था। भारत में एनसीएफ का संचालन है वो कितनी बार हो चुका है? यहाँ पर 2005 नहीं है दोस्तों, यानी एनसीएफ का संचालन भारत में कितनी बार हो चुका है? 2 बार, या 3 बार, या 4 बार, या 5 बार? तो इसका सही आंसर है
अब तक भारत में एनसीएफ का जो संचालन है वो 4 बार हो चुका है। पहली बार 1975 में, दूसरी बार 1988 में, तीसरी बार 2000 में, और जो चौथा है यानी वर्तमान जो समय में चल रहा है वह 2005 में। वक्त तक भारत में 4 बार एनसीएफ का संचालन हो चुका है और वर्तमान समय में एनसीएफ 2005 लागू है। सामाजिक अध्ययन शिक्षण का राष्ट्रीय पाठ्यक्रम कब बनाया गया था? तो इसका सही आंसर है बी, 2005 में राष्ट्रीय पाठ्यक्रम सामाजिक अध्ययन शिक्षण का बनाया गया था। एनसीएफ 2005 के अनुसार पंचायती राज का मूल आधार कौन सा सिद्धांत है? पूरकता का सिद्धांत, या अभ्यास का सिद्धांत, या पुनरावृत्ति का सिद्धांत, या पूर्णता का सिद्धांत? तो एनसीएफ 2005 के अनुसार पंचायती राज का जो मूल आधार सिद्धांत है वह पूरकता का सिद्धांत है। सही आंसर है ए। यशपाल समिति के अनुसार प्राथमिक शिक्षा के बालक के विद्यालय भत्ते का औसत वजन कितना होना चाहिए? 3 किलो, या 4 किलो, 5 किलो, या 6 किलो? तो एनसीएफ 2005 में जो यशपाल समिति का गठन किया गया था उसके अनुसार जो बालक है उसके बस्ते का वजन 4 किलो होना चाहिए। दोस्तों, ये प्रश्नों का कलेक्शन आपको अच्छा ज़रूर लगा होगा। प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आप हमारे यूट्यूब परिवार से जुड़ जाएं, हमें एक मोटिवेशन मिल जाए और हम इस प्रकार की वीडियो आपके लिए जब भी लाएं तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए।